नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है पुनर्विवाह और उसके 20 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। दोस्तों, ये 21वां और अंतिम पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को शुरू करते हैं। जो लोग थोड़ी देर पहले कंचन के सामने मर्द बनकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, वही अब विनय के सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़े थे। ए लड़के, राज सिंह का साला चिल्लाते हुए आया। विनय ने उंगली दिखाकर चेतावनी दी। देख, तू जो भी कोई है, इस वक्त मेरा दिमाग कंट्रोल में नहीं है और तू इन सब के बीच में मत पड़, नहीं तो फालतू में पिस जाएगा। इसलिए चुपचाप निकल जा यहाँ से। तू जानता है मैं कौन हूँ? थानेदार हूँ मैं। और तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने ऐसे बात करेगा? यह सब इंस्पेक्टर है ना? उसने पेट पकड़ कर बैठे राज सिंह से पूछा। तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। तो अभी रुक, तेरी सारी हेकड़ी अभी निकालता हूँ। वह फ़ोन निकालकर नंबर डायल करने लगा। तब तक डॉक्टर आ गया। तो विनय ने आगे बढ़कर उसका बैग ले लिया और कंचन के पास ले गया। इनकी इतनी बुरी हालत किसने की? डॉक्टर आश्चर्य से बोला। आप लोगों को ये नहीं पता, मारपीट घरेलू हिंसा कानूनन अपराध है और इस पर पुलिस केस बनता है। आप उसकी चिंता मत कीजिए, मुझे कानून की सारी धाराएं पता है। बस आप जल्दी से जितना हो सके ट्रीटमेंट शुरू कीजिए। एक बार यह सही हो जाए उसके बाद मैं इन लोगों को देखूंगा। कितने बड़े समाज के ठेकेदार हैं ये। विनय ने गुस्से में उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। मिस्टर विनय, इनको किसी कमरे में ले चलिए ताकि मैं इनकी चोटों को ढंग से मरहम पट्टी कर सकूं। मेरे कमरे में चलो। कंचन सुधा ने कंचन का सहारा देकर उठाने की कोशिश की तो विनय ने बीच में ही टोक दिया। आप रुकिए दीदी, मैं ले चलता हूँ। विनय ने कंचन को बाहों में उठाया और सुधा के कमरे की तरफ ले जाने लगा। सुरेंद्र उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा तो बाबूजी ने उसे बीच में ही रोक दिया। रुक जाओ सुरेंद्र, जाने दो उसे। पर बाबूजी, उसकी हिम्मत देख रहे हो? हमारे ही घर में आकर हमारे ही घर की बहू हमारे सामने गोद में उठाए घूम रहा है और आप उसकी बजाय मुझे रोक रहे हैं। सुरेंद्र गुस्से से बोला। क्योंकि गलती की है तुमने। किसने बोला था मारपीट करने को? मैं घर से बाहर गया था, मर नहीं गया था। जो तुम लोगों से 2 घंटे का सब्र नहीं हुआ। आप कुछ जानते नहीं हो, इसलिए यह सब बोल रहे हो। सुरेंद्र भन्नाया। मैं बस इतना जानता हूँ, वह पुलिस वाला है और तुमने मारपीट करके जुर्म किया है। अगर उसने केस कर दिया तो आराम से चक्की पीसना जेल में बैठकर। आप उसकी चिंता मत करो चाचा जी। राज सिंह का साला आगे आते हुए बोला। यहाँ का थानेदार अपनी जान पहचान का है, कुछ नहीं होने दूंगा मैं किसी को। मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वह पुलिस फोर्स लेकर आता ही होगा। बाबूजी ने निराशा भरी नज़रों से उसकी तरफ देखा, फिर गर्दन नीचे झुका ली। डॉक्टर ने कंचन के जख्मों को साफ कर मरहम पट्टी किया और दर्द के इंजेक्शन भी लगा दिए। यह ट्यूब आप इनके अंदरूनी जख्मों पर लगा दीजिए, डॉक्टर ने ट्यूब को सुधा को देते हुए कहा। जी डॉक्टर साहब। सुधा ने ट्यूब उससे ले लिया। अगर ज़रूरत पड़ी तो आप इनके साथ हुई मारपीट का मेडिकल सर्टिफिकेट बना देंगे? जी बिल्कुल, आप 1-2 दिन में आ जाइए, मिल जाएगा, डॉक्टर ने वहाँ से खड़े होते हुए कहा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ, विनय ने डॉक्टर का बैग उठाते हुए कहा। और दी आप कंचन का ध्यान रखिए, थोड़ी देर के लिए मैं अभी आता हूँ। विनय डॉक्टर के साथ बाहर निकल गया। डॉक्टर को विदा कर वह सीधा आंगन में आकर सीमा से बोला। सीमा, तुम दी के पास अंदर जाओ, मुझे इन लोगों से ज़रूरी बात करनी है। वह मेरी बेटी है और यहीं रहेगी, माताजी फनफनाती हुई बोली। मैंने कहा ना सीमा, तुम अंदर जाओ। अब की बार विनय एक एक शब्द पर जोर देता हुआ बोला तो सीमा अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखती हुई अंदर चली गई। अब बोलो, किसने हाथ लगाया उसको? विनय गुस्से से उन लोगों को घूरते हुए बोला। सबको खामोश देख विनय दहाड़ा। क्यों, सारी मर्दानगी निकल गई तुम लोगों की? मैंने मारा उसे, कंचन की सांस आगे आई। झूठ, उसके जिस्म के जख्म आपके दिए हुए नहीं हैं, इन दोनों में से किसी एक का काम है यह। विनय वीर सिंह और सुरेंद्र को बारी बारी से घूरता हुआ घुर्राया।
उस मजबूर और कमज़ोर लड़के पर हाथ उठाते हुए, शर्म नहीं आई तुम लोगों को? और तुमको शर्म आई हमारे घर की इज्जत को नीलाम करते हुए? बहुत देर से खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता सुरेंद्र विनय की तरफ देखकर बोला, तुमने बहुत गलत किया बेटा। कंचन के बापू, जो बहुत देर से चुप बैठे थे, जब उन्होंने यह कहा तो सब हैरत से उनका चेहरा देखने लगे। उसे तभी जान से मार देना चाहिए था। ऐसी बदचलन लड़की को जीने का कोई हक नहीं, जिसे अपने बाप के मान सम्मान का ख्याल ना हो। वह अपनी बात जारी रखते हुए बोले। विनय की आंखों में खून उतर आया। चुप, एकदम चुप, वह घुर्राते हुए बोला। अगर अब किसी ने एक भी गलत लफ्ज कंचन के लिए मुंह से निकाला तो मैं उसकी जबान खींच लूंगा। समझे तुम लोग? और किस इज्जत की बात कर रहे हो तुम लोग? किस इज्जत की? तुम्हारी इज्जत के ठीकरे को वह 5 साल तक ढोती रही, और बदले में तुम लोगों ने क्या दिया उसे? तुम्हारे प्यार के 2 बोल सुनने को वो तरस गई। अरे तुम लोग तो अपने होकर उसके दिल में इतना विश्वास पैदा नहीं कर पाए कि कोई भी मुसीबत आने पर वह तुम लोगों को बता सके। और आप? वह कंचन के पिताजी की तरफ मुड़ा। बहुत इज्जत का घमंड है ना आपको? तो मार दो गोली इसको, क्योंकि इसने आपकी इज्जत को लूटने की, बर्बाद करने की कोशिश की है। विनय ने वीर सिंह की तरफ इशारा किया। सभी ने असमंजस के साथ पहले विनय और फिर वीर सिंह की तरफ देखा। सबको अपनी तरफ देखता पाकर वीर सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। यह झूठ बोल रहा है, वीर सिंह हकलाते हुए बोला। मारो, बोलो, मार सकते हो गोली इसे? उन्हें चुप देखकर विनय फिर बोला। यह क्या बकवास है? माजी चिल्लाते हुए बोली। हाँ, यह तो आपको बकवास ही लगेगा। आखिर यह आपका दामाद जो है। खैर, मैं तो गैर हूं। सुधा दी और कंचन पर आप भरोसा करोगे नहीं, इसलिए आप अपने लाडले दामाद से ही पूछ लीजिए। विनय व्यंग के साथ बोला। यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया माँ जी। यह अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए मुझे फंसा रहा है। कंचन के सामने शेर की तरह धाड़ने वाला वीर सिंह विनय के सामने बकरी की तरह मिमिया रहा था। हाँ, सच कह रहा है वीर सिंह। माँ जी ने भी उसका समर्थन किया। अपने पापों का ठीकरा मेरे दामाद के सिर फोड़ना चाहता है। यार, तुम्हारी पुलिस टीम कहाँ रह गई? जब तक यह यहाँ रहेगा बकवास करता रहेगा। सुरेंद्र खिंचकर राज सिंह की तरफ देखते हुए बोला। सभी को अपनी तरफ होते देख वीर सिंह ने थोड़ा राहत की सांस ली। इस सब के बीच कंचन के ससुर जी गर्दन झुकाए चुपचाप बैठे थे। उन्होंने एक लफ्ज भी अपने मुंह से नहीं निकाला। तभी दरवाजे को खोलकर पुलिस टीम अंदर आ गई। आइए इंस्पेक्टर साहब, राज सिंह का साला आगे बढ़ते हुए बोला। यही है जिसने हमारे रिश्तेदारों के साथ मारपीट की और उनकी बहू के साथ छेड़खानी और जबरदस्ती करने की कोशिश की है। राज सिंह का साला इंस्पेक्टर राम प्रसाद को अपने साथ लेकर विनय की तरफ बढ़ता हुआ बोला। जैसे ही विनय ने पीछे घूमकर देखा तो राम प्रसाद ने एड़ी उचकाकर उसे सैल्यूट किया। जय हिंद सर। जय हिंद, विनय ने बोला। कौन है यह? राज सिंह के साले ने राम प्रसाद से आश्चर्य के साथ पूछा। यह हमारे नए डीएसपी साहब हैं। इतना सुनते ही सभी भौचक्के से विनय की तरफ देखने लगी। जीजाजी, आप मुझे मरवाओगे? आपने तो कहा था कि यह एक मामूली सा ऐसा ही है। यह तो डीएसपी है। वह राज सिंह के कान में फुसफुसाया। इन लोगों ने तो यही बताया था, अब मुझे क्या पता यह कौन है। इंस्पेक्टर रामप्रसाद, विनय अपनी रोबीली आवाज में बोला। यस सर। रामप्रसाद आगे आया। इन लोगों के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, आईपीसी सेक्शन 325 घातक चोट पहुंचाने के मामले में एफआईआर दर्ज करो। यस सर, रामप्रसाद ने बोला। इतना सुनते ही सभी के चेहरों पर पारा बज गए। यहाँ तो लेने के देने पड़ गए। सुधा दी, आप और कंचन बाहर आ जाओ, विनय ने आवाज लगाई। थोड़ी ही देर में सुधा कंचन को सहारा देकर बाहर ले आई। विनय ने कुर्सी खींचकर कंचन को बैठने का इशारा किया। सभी के सामने कंचन हिचकिचाते हुए बोली, नहीं। तो विनय ने उसको कंधे पकड़ के कुर्सी पर बैठा दिया। अब कैसा फील कर रही हो?
पहले से ठीक हो? कंचन ने सिर हिलाकर पहले से बेहतर होने के संकेत दिए। उस दिन क्या हुआ था कंचन? इन सब को बताओ, विनय ने वीर सिंह की तरफ देखकर कहा। किस दिन? कंचन ने प्रश्नवाचक नजरों से विनय को देखा। जिस दिन इसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। सब लोगों को सच बताओ। आप दोनों? सभी के सामने? कंचन अटक अटक कर बोली। हाँ, सभी के सामने। जब इस जलील इंसान को ऐसी घटिया हरकत करने में शर्म नहीं आई, तो तुम्हें भी उसका नकाब उतारने में झिझक नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो हुआ, एक एक करके सारी बात बताओ। वो वो उस दिन जब कंचन ने अटकते अटकते आधी बात बता दी, बाकी की आधी बात सुधा ने पूरी कर दी। तो तुमने इसके सीने पर नाखूनों से वार किया था? विनय ने पूछा। कंचन ने हाँ में सिर हिला दिया। इसका मतलब वह निशान उसके सीने पर अभी भी होने चाहिए। इस बात को 2 महीने हो चुके हैं साहब, कंचन ने झिझकते हुए कहा। शायद तुम नहीं जानती, जब हमारे जिस्म पर कोई चोट लगती है तो यह कितनी भी सही हो जाए, उसकी जगह वाइट मार्क्स छोड़ ही देती है, जो काफ़ी टाइम तक रहता है। और तुमने बताया कि चोट काफ़ी गहरी थी। इस हिसाब से वह निशान अभी भी इसके चेस्ट पर होने चाहिए। तो मिस्टर वीर सिंह बुंदेला, अपनी शर्ट उतार कर दिखाइए प्लीज़। लेकिन सबके सामने? वह हकलाया। हाँ, क्यों नहीं? विनय हाथ घुमाता हुआ बोला। इसमें शर्माने की क्या बात है? जब वीर सिंह ज़्यादा आनाकानी करने लगा तो विनय ने एक झटके से उसकी शर्ट पकड़कर खींच दी और उसी के साथ वीर सिंह की शर्ट के सारे बटन टूटकर गिर गए। सभी की नज़र उसके सीने पर बने उन निशानों पर थी जो कंचन ने अपने नाखूनों से उसे दिए थे। इतना काफ़ी है या और सबूत चाहिए आप लोगों को? विनय ने वीर सिंह के सीने की तरफ इशारा कर कहा। वीर सिंह के साथ घर के बाकी सदस्य खाली नज़रों से जमीन में ताक रहे थे। अब आप लोग बताओ, अगर उस दिन सुधा दी नहीं होती तो क्या होता इस घर की इज्जत का? कभी सोचा है किसी ने? और आप? वह कंचन के बाबूजी की तरफ घूमा। आप तो पिता कहलाने के लायक भी नहीं हो। पिता को आसमान इसलिए कहा जाता है ताकि उसकी औलाद उसकी छत्र छाया में सुरक्षित रहे। और आप तो एक ऐसे पिता हैं जिसने अपनी औलाद को जीते जी मार दिया। और फिर जब यह आपकी नज़रों में मर चुकी है तो क्यों चले आते हो उसकी खुशियों में आग लगाने के लिए? और माँ जी, आप तो आपको यकीन हो गया या अभी भी आपको कंचन की ही गलती लगती है? आप अपनी बहू के दिल में तो इतना भरोसा पैदा नहीं कर पाई कि वह अपनी परेशानी आपके साथ बांट सके। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपकी बेटी के दिल में इतना विश्वास बना रहे कि वह अपने दुख और सुख में आपको शामिल कर सके। कंचन की सासू माँ शर्मिंदगी से जड़वत हो धरती को ताकती रही। विनय जब पीछे पलटा तो बाबूजी डबडबाई आंखों के साथ हाथ जोड़े खड़े थे। कंचन से तो हम माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हैं, पर हो सके तो तुम हमें माफ़ कर देना विनय बेटा। वह मुड़कर थके कदमों से दरवाजे की तरफ चल दिए। रुकिए चाचा जी, विनय ने आवाज़ दी और उनके सामने जाकर खड़ा हो गया। आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे घर में एक आप ही हो जिसे कंचन पर विश्वास है। क्या आपको लगता है मेरा और कंचन का रिश्ता गलत है? या हम कुछ ऐसा गलत कर सकते हैं जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े? कोई क्या सोचता है इससे ना मुझे फ़र्क पड़ता है और ना ही कंचन को। हमें फ़र्क बस आपकी सोच से पड़ता है। आप हमारे बारे में क्या सोचते हो? क्या हमने सच में कोई गलती की है? नहीं, उन्होंने भर्राई आवाज़ से कहा। मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। तुम दोनों कभी भी मुझे शर्मिंदा नहीं कर सकते। सच कहूँ तो अगर कंचन मेरी बेटी होती तो मैं खुशी खुशी उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे देता। बेटा, उसके लिए तुमसे अच्छा जीवन साथी कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है चाचा जी, जब भी मैंने कंचन का हाथ थामने की कोशिश की, उसने हमेशा एक ही बात कही है। साहब, जब तक बाबूजी हाँ नहीं कर देते, मैं आपका हाथ नहीं थाम सकती। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी जिससे बाबूजी को शर्मिंदा होना पड़े। आपकी रजामंदी के बगैर वह जाएगी नहीं और अगर चली भी गई तो वह कभी खुश नहीं रह पाएगी।
इसलिए चाचा जी, आप अपने आशीर्वाद के साथ उसे खुशी खुशी से विदा करिए, जिससे वह अपने मन पर कोई बोझ ना लेकर जाए। विनय हाथ जोड़कर बाबूजी के सामने खड़ा हो गया। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। उन्होंने विनय के सिर पर हाथ रख दिया। विनय की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। थैंक्स चाचा जी, मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने के लिए। बाबूजी ने विनय को गले लगा लिया। विनय वापस लौटा। चलो कंचन। विनय ने कंचन का हाथ पकड़कर कहा। रुकिए साहब। कंचन मुड़कर धीमे कदमों से अपने कमरे की तरफ चली गई। जब वह वापस आई तो उसके हाथ में वही लाल चुनरी थी। दीदी, मैं इस घर से वैसे तो विदा नहीं हो रही जैसे होना चाहती थी, पर मैं यहाँ से विधवा बनकर भी नहीं जाना चाहती। उसने चुनरी सुधा को पकड़ाते हुए कहा। सुधा ने चुनरी को कंचन के सिर पर उड़ा दिया और हाथों में भरकर उसका चेहरा चूम लिया। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। विनय कंचन हाथ पकड़े उस घर की चौखट पार कर गए। 1 महीने बाद। यार विनय, शादी रोज रोज नहीं होती। ढंग से तैयार हो, नहीं तो दुल्हन के सामने फीका लगेगा। विनय के दोस्त उसे छेड़ते हुए बोले। मुझे जाने दो यार, तुम लोगों के चक्कर में शादी का मुहूर्त निकल जाएगा। ओह, इतनी बेताबी बर्बाद होने की। हम तो इसलिए टाइम लगा रहे थे कि शायद तुम्हें अकल आ जाए, पर तू खुद ही सूली पर लटकना चाहता है तो हम कर भी क्या सकते हैं। एक ने मुंह लटकाकर कहा। क्यों विनय, शादी नहीं करनी? मुहूर्त निकला जा रहा है, पंडित जी कब से बुला रहे हैं। सुधा ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। हाँ सुधा दी, मैं तो कब से रेडी हूँ, ये लोग नहीं निकलने दे रहे। उसके सारे दोस्त उसकी बेसब्री और बचपने पर खिलखिलाकर हंस पड़े। तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा। वह दांत बींचकर होठों ही होठों में बड़बड़ाया। अब चल। सुधा उसका हाथ पकड़कर बोली तो विनय मुस्कुराते हुए मंडप में आ बैठा। कन्या को बुलाइए, पंडित जी ने आदेश दिया। जी पंडित जी, अभी लाई। सुधा जल्दी से ऊपर के कमरे से कंचन को बुलाने चली गई। सीमा, छोटी तैयार हुई कि नहीं? हो गई भाभी, देखो तो कैसी लग रही है। बहुत खूबसूरत, सुधा बलैया लेते हुए बोली। काला टीका लगा दो इसे। कंचन मुस्कुरा दी। अरे मैं तो भूल ही गई, जल्दी चलो पंडित जी बुला रहे हैं। दीदी, कंचन सुधा के गले लग गई। अब रोना नहीं, मेकअप खराब हो जाएगा। सुधा ने उसे प्यार से डांटा। मैं रो नहीं रही, मेरे पेट में चिड़िया उड़ रही हो ऐसी गुदगुदी हो रही है। सच कहता है विनय, एकदम पागल है तू। सुधा ने प्यार से उसके सिर पर चपत लगाई। सीढ़ियों से नीचे उतरती कंचन को विनय ने देखा तो बस देखता ही रह गया। डार्क पिंक लहंगे के साथ वही रेड चुन्नी, लाइट मेकअप में भी कंचन इतनी खूबसूरत लग रही थी कि जिसने भी देखा बस देखता ही रह गया। वाह, क्या पसंद है तेरी। विनय के एक दोस्त ने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा। तभी इसे इतनी जल्दी थी मंडप में आने की, दूसरे ने चुटकी ली। इधर धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरती कंचन मंडप की तरफ बढ़ रही थी। आज वह विधवा की जिंदगी से बाहर निकलकर सुहागिन बनने चली थी। शादी की रस्में होने लगी तो पंडित जी ने आवाज दी, कन्या के पिता को बुलाइए, कन्यादान का समय हो गया है। पिता? कंचन की आंखों में पानी छलकने लगा। विनय ने उसका हाथ होले से दबाकर आंखों ही आंखों में चुप होने का इशारा किया। चंपालाल जी, विनय ने आवाज दी। जी सर। चंपालाल जल्दी से विनय के पास आया। अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करेंगे? कन्यादान का टाइम हो गया है। मैं सर? चंपालाल ने आश्चर्यचकित होकर कहा। हाँ आप। उस दिन आपने क्या कहा था? विनय ने याद दिलाते हुए कहा। और यह सर क्या है? आज से कंचन आपकी बेटी हुई तो मैं आपका दामाद हुआ ना? तो विनय कहिए। जी सर। विनय जी। चंपालाल ने खुशी से छलकती आंखों को साफ किया और कन्यादान की रस्म पूरी करने लगा। शादी के फेरे होने के बाद विनय कंचन बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए उठ खड़े हुए। वह सबसे पहले चंपालाल से आशीर्वाद लेने के लिए झुके। नहीं बेटा, बेटियां पैर नहीं छूती, वह तो पिता की पगड़ी की शान होती हैं। चंपालाल ने जब छलकती आंखों को साफ करते हुए कहा तो कंचन उनके गले लग गई।
फिर वे दोनों चाचा जी के पैर छूने लगे। उन्होंने ढेरों आशीर्वाद दिए दोनों को। विनय बेटा, मैं कंचन को तो बेटी नहीं बना पाया, पर तुम्हारा पिता बन सकता हूँ, उन्होंने रूंधे गले से कहा। हाँ बाबूजी, मैंने तो हमेशा आप में अपने पिता को ही देखा है। बाबूजी ने विनय और कंचन को गले से लगा लिया। आज विनय को भी महसूस हो रहा था जैसे उसे पिता की छत्र छाया मिल गई हो। जब विनय और कंचन सुधा से आशीर्वाद लेने लगे तो उसकी आंखें भर आई। भाई, तुझे देने के लिए मेरे पास आशीर्वाद के सिवाय कुछ नहीं है, उसने विनय का हाथ पकड़कर कहा। लेकिन आज मैं तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। बोलो दीदी, विनय ने उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। आपके लिए तो जान भी हाजिर है। शुभ शुभ बोल। सुधा ने विनय के गाल पर हल्की सी थपकी दी। तू अपने जीजाजी और वीर सिंह को यह उनकी पहली गलती समझकर माफ कर दे। बस इतना कर दे और उन दोनों पर लगे सारे इल्जाम वापस ले ले। बस इतना ही। मैंने उन पर केस किया ही नहीं था जो वापस ले लूं। वहां से आने के बाद ही मैंने इंस्पेक्टर को फ़ोन करके एफआईआर दर्ज करने के लिए मना कर दिया था। पर उन लोगों को थोड़ा सबक सिखाना ज़रूरी था। मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ दीदी, जो आपकी आंखों में आंसू देकर खुशियाँ मनाऊं। रही बात देने की, तो आपसे ज़्यादा तो कोई मुझे दे भी नहीं पाएगा। अगर आप नहीं होती तो विनय और कंचन कभी एक नहीं हो पाते। यह रिश्ता आपकी ही देन है। तो बस आप अपना आशीर्वाद ही दे दीजिए, उसकी ही मुझे ज़रूरत है। और अभी भी आपको जब भी ज़रूरत पड़े, आप बस एक बार याद कर लेना, विनय हमेशा आपको अपने पास मिलेगा। बाबूजी कहते हैं कि रिश्ता बनाना सरल है, निभाना कठिन है। और आपका रिश्ता मेरे लिए तब भी अनमोल था, आज भी अनमोल है, और मैं इसे पूरी शिद्दत के साथ निभाऊंगा। वह सुधा के गले लग गया तो सुधा बहती आंखों के साथ प्यार से उसकी पीठ सहलाने लगी। पुष्पा, आई हेट टीयर्स। और आपका तो एक एक आंसू अनमोल है दीदी, इन्हें ऐसे वेस्ट मत करो। विनय ने अलग होकर उंगली से सुधा के आंसू साफ कर दिए। और सीमा जी, विनय सीमा की तरफ मुड़ा। हमारा रिश्ता क्या है यह तो मैं हमें नहीं पता, पर इतना पता है कि आप मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। आपको भी जब भी मेरी जरूरत पड़े तो एक बार याद कर लेना, बंदा हाजिर हो जाएगा। विनय ने एक हाथ छाती से लगाकर इस तरह सिर झुकाया कि सभी की हंसी खुल गई। आज सारे दोस्त भी विनय का नया रूप देख रहे थे। उसके पूर्ण होते परिवार को देखकर उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू थे। सबको आंसू बहाते देख वह पीछे मुड़ा। अरे यार, मेरी शादी है, इसलिए अब रोना धोना बंद करो, नहीं तो मेरी बीबी का तुम लोगों के चक्कर में भी रो रो कर सारा काजल बह जाएगा। उसकी बात पर सब हंस पड़े। ये हुई ना बात। अब ऐसी बात पर एक फैमिली फोटो हो जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी, कंप्लीट कहानी। इसके संपूर्ण के 2 भाग होंगे क्योंकि एक भाग में काफ़ी लंबी कहानी हो जाएगी। तो दोस्तों, कहानी के कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।